US bans new Chinese humanoid robot over national security concerns. याद है आपको चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ रहे थे, हमने बात भी की थी कि वो लॉन्च हो रहे हैं, उनकी प्राइसेस पे भी हमने बात की थी कि ये इतने $1000 के होंगे और कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, हम सारे इसमें मजाक कर रहे थे। बट जो उनका फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने ब्लॉक कर दिया है न्यू मॉडल्स। फिलहाल बस यूएस को हर चीज़ से डर लगा हुआ है कि कोई भी चीज़ चाइना की हमारे पास ना आ जाए, हमारे मुल्क में अगर आ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। और उनको सोलर पैनल से भी डर लगता है इनके, अच्छा, उनको इनके डाटा सेंटर से भी डर लगता है, इनके एआई मॉडल से भी डर लगता है, इनके टेलीफोन टावर से भी डर लगता है, इनके मोबाइल डिवाइसेस से भी डर लगता है। हर चीज़ इतनी ख़तरनाक है। हाँ, इनकी डिवाइस अगर उधर चली जाए तो ख़तरनाक नहीं। और वो चाह ये रहे हैं कि हम ये इसलिए ब्लॉक करें ताकि यूएस की डिपेंडेंसी हो ही ना किसी तरीके से चाइना के ऊपर इन न्यू आने वाली टेक्नोलॉजीज़ पे। ये खबर डिपेंडेंस नहीं पैदा होगी, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। अब यूएस में सबसे बड़ा मसला क्या है, टेस्ला क्यों पीछे रह गया है चाइनीज़ कंपनी से? हालांकि सबसे पहले ईवीज उन्होंने बनाई थी ना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स को उन्होंने प्रमोट किया था, लेकिन पीछे क्यों रह गए? क्योंकि रेड टेपिज्म बहुत है, हर चीज़ में टाइम बहुत लगता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यूएस में। लेकिन उन्होंने एक और भी तो काम किया था कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट की थी नॉर्थ अमेरिका में, पता नहीं क्या किया था वो, कुछ इंडिया में किया है, कनाडा में है कुछ, टू मेक इट कॉस्ट वायबल, लेकिन फिर भी वो वायबल नहीं है ना, फिर भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब चाइना का वो मुकाबला कर नहीं सके अंटिल वो इस पे चाइना के करीब भी नहीं आते ना। और ऊपर सबसे ज़्यादा मसला है कि एक चीज़ आप लॉन्च तो कर दो ना, आप चीज़ लॉन्च ही नहीं कर सकते, आप लोकल डिमांड ही नहीं मीट कर सकते। फिर उसका सोल्यूशन क्या है कि आप बाहर से प्रोडक्ट आने दो, कंपटीशन बनने दो, या आप अपनी लोकल कंपनीज़ को इतना तो अलाउ करो कि वो चाइना में प्लांट सेट करें, क्योंकि चाइना तो वैसे भी आगे निकल रहा है। अब अगर ये रोबोट्स के प्लांट चाइना में लग जाएं, जिस तरह आईफोन चाइना में बनते थे, तो क्या नुकसान हो जाता? प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती, सस्ती हो जाती, अमेरिका में लोगों को सस्ता मिल जाता। अब इसी को फॉलो करते हुए बहुत सारे जो अमेरिका के एलाइड ममालिक हैं वो भी पाबंदियाँ लगा देंगे चाइना के मज़ीद प्रोडक्ट्स पे, जिस तरह हुआवे पे बैन है या ZTE पे बैन है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में, पता नहीं किस किस मुल्क में। वो देखा देखी बाकी भी बैन करना शुरू कर देते हैं। सोलर पैनल्स पे बैन करते हैं जी, उसमें कोई सीक्रेट स्विच है वो अचानक बंद हो जाएगा, कोई जंग शंग हुई है, कुछ हुआ तो सब बंद कर देंगे, ये इनके मुताबिक इस तरह की वही मैं मजाक में देखिए, स्पाइंग सारे के सारे कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। चलो लेट्स सी इसका क्या सीन होता है, लेकिन इसके अगेन स्पाइंग की बात पे मैं लॉन्ग टर्म में यूएस की जो पॉलिसीज़ है ना, ये यूएस को नुकसान पहुंचा रही हैं। एआई मॉडल्स में अभी हम देख चुके हैं, चिप्स में हम देख चुके हैं, हर चीज़ में चाइना आगे निकल रहा है क्योंकि यूएस पाबंदियाँ लगा। लेकिन इसके साथ साथ इसी फ्रॉड की खबर से भी मैं आगे लेके चलता हूँ कि रशिया ने अगेन हमारे फेवरेट टेलीग्राम के CEO पे या टेलीग्राम पे बेसिकली एक्यूज़ किया या चार्जेस लगाए हैं ऑफ एडिंग टेररिज्म। किस तरीके से कि उनके कुछ चैट बॉट्स हैं और कुछ हैं जिनकी एक्टिविटीज़ थी फॉर यूक्रेनियन इंटेलिजेंस यूज़ हुई हैं उनके मुताबिक। लिस्ट बढ़ती जा रही है पावेल दुरोव की खिलाफ। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। सारी ये एक बंदा है जिसका अमेरिका भी दुश्मन है, इसका यूरोप बाकी भी दुश्मन है, और रशिया भी दुश्मन है। मुझे लगता है अगला स्नोडेन यही है या है, ऑब्वियसली है, लेकिन मुझे दुश्मन है इसका। हाँ मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन अभी रशिया ने स्नोडेन में फिर भी रशिया वाले तो दुश्मन नहीं कहते थे। हाँ, इसको हर कोई दुश्मन कहता है। चैट बॉट्स allegedly used by Ukrainian intelligence services, terrorist groups and extremist organizations to coordinate, sabotage terrorist attacks, mass killings and cyber fraud in Russia. अच्छा, इसी से मुझे एक थोड़ी सी मज़ेदार एक बात आई है ज़हन में। यूएस और ईरान अगर किसी एक बात पे कह सकते हैं ना कि दोनों एग्री करेंगे, वो है कि टेलीग्राम बुरा है। अच्छा जी, ईरान में भी बैंड है और यूएस भी इसको बुरा कहता है, तो कुछ तो किया होगा इन्होंने। लेकिन इन्होंने कहा नहीं था, याद है आपको, योर पर्सनल मैसेजेस आर सेफ नाउ, नॉट लाइक व्हाट्सएप। तो खैर अच्छा, इसके साथ साथ ना जल्दी जल्दी कुछ मज़े की और भी खबरें करते हैं कि एक ये है कि आप अपना फेस रेंट कर सकते हैं आदिल चाइना में अप टू $700 जी, फॉर यूज ऑफ लाइक यूट्यूब चैनल के लिए। यूट्यूब पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाइना में ये स्टार्ट हुआ है कि अच्छा $15 से लेके $700 तक हाईएस्ट। अब वो वेरी करता है कि बंदे की शक्ल कैसी है, मिलती जुलती है नहीं, किसी मशहूर सेलिब्रिटी जैसी है, जो भी है। तो ये सारे बंदे जो हैं अपनी शक्ल रेंट कर सकते हैं और अप टू $700 कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन लॉयर्स वगैरह वार्न कर रहे हैं कि एक दफ़ा आपकी शक्ल AI मॉडल्स ट्रेन करने पे चली गई ना, उसके बाद आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी,
उसके बाद आपकी लाइकनेस की अगर कोई शक्लें बनती हैं, कोई मॉडल्स वगैरह बनते हैं, तो आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते क्योंकि आपने साइन किया होता है। ये लॉयर ने बात की है उनके बीजिंग। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली आप लोग करना तो चाह रहे हैं और ये माइक्रो ड्रामास बन रहे हैं। आपने देखे हैं वो जो सीरीज इंस्टा पे भी आपको स्पॉन्सर आ रही होती है आजकल, छोटे ड्रामास होते हैं, चाइनीज, 15 to $74 पर मंथ पर एपिसोड मिल रहे हैं। हाँ, जो कि बनते हैं तकरीबन 2000 रुपये आई गेस, सॉरी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये तकरीबन बनते हैं पर एपिसोड। सो लेट्स सी। बहुत सारे लोगों का दिल कर रहा होगा पाकिस्तान से भी अपने चेहरे रेंट करने का। उसके अलावा एक और अजीब सी बात है जो याद होगा आपको कि जो हगिंग फेस एआई टूल्स हैं, जी, वो जो है वो आपके लाइक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल डीफेक्ट्स बना सकते हैं। ये तो पहले ही हमें पता था कि एआई मॉडल्स कर सकते हैं, लेकिन हगिंग फेस पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कम है तो वो आराम से कर देता है। हालांकि ये प्रॉम्प्ट भी नहीं ओके होनी चाहिए वैसे तो। इस हद तक कि यूके की एक एमपी है, उसने एक्स के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है कि मेरी जो है वो इस तरह की तस्वीरें बनाई गई हैं ग्रॉक को यूज़ करके और ट्विटर पे शेयर होती रही हैं एक्स पे, और उन्होंने कंप्लेंट की है, उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने लॉयर के थ्रू लेटर भेजा है तो वो सारी तस्वीरें डिलीट हो गई हैं। फिर उनके लॉयर ने उन्हें मशवरा दिया और उन्होंने फिर एक्स को केस कर दिया। फिर एक्स के ख़िलाफ़ अभी मुझे नहीं याद पड़ रहा कौन सी स्टेट है, लेकिन एक कोई स्टेट है यूएस की, उसमें लॉ बनने वाला है जिसमें एंटी न्यूडिफिकेशन लॉ होगा। और XAI जो है इलॉन मस्क की कंपनी, वो इसको कम्पीट कर रही है कि नहीं, ये जो यूएस का लॉ है मेरे ख्याल से फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसके ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कुछ भी करने की है वो। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक मज़े की खबर और भी है कि अब आपको यूनिवर्सिटी डिग्री मिल सकती है अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं। मतलब कहने का मकसद ये कि एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने ना एक बैचलर्स डिग्री निकाली है, बैचलर ऑफ आर्ट इन कंटेंट क्रिएशन। ये उन लोगों के लिए होगी जो कि ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाएंगे, प्रोडक्शंस करेंगे, ग्रोथ करेंगे, एक सक्सेसफुल चैनल बनाएंगे और उसके बाद उनको वो डिग्री दे दी जाएगी। और इस तरह के उनके पॉइंट्स हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये करिकुलम में क्या है, हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, ऑन कैमरा प्रेजेंस, इंट्रोडक्शन टू एडिटिंग, वीडियोग्राफी, पॉडकास्टिंग, ऑडियो स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया फाउंडेशन। चलते हैं, मैं यार तुम पढ़ाना शुरू कर देते हैं चल के होता। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इस यूनिवर्सिटी में तो मुझे होना चाहिए प्रोफेसर। तो ये एक खबर थी। साथ एक इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो हमने पहले भी बात किया हगिंग फेस वाली, उसमें 83% जो रिक्वेस्ट की गई ना, एक AI फोरेंसिक्स जो स्टडी कर रहे थे, 83% रिक्वेस्ट में या किसी को मतलब ज़्यादातर इस तरह की रिक्वेस्ट थी अनड्रेस करने वाली या सेक्सुअलाइज करने वाली। 83% मतलब ज़्यादातर लोग इसी काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं AI को। आम बंदे की ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल, हाँ फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही कह सकते हैं। तो और उसके बाद फिर हमने ये खबर बताई कि आप इन्फ्लुएंसर भी बन जाएं साथ साथ, और फिर उस बेचारे और उसके बाद उस बेचारे का भी यही काम हो रहा है उसके साथ जो बना हो जी उसके साथ ये हगिंग फेस वाला सीन हो रहा। खैर उसके बाद अलावा एक और है कि कॉलकॉम ने कंफर्म कर दिया भाईजान कि वो स्नैपड्रैगन चिप्स में डबल डिजिट हाइक आ रही है। कॉलकॉम को तो मौका चाहिए होता है। हाँ, और इनकी कब डबल डिजिट ग्रोथ नहीं हुई? हर साल जो मॉडल मेरे ख्याल में अगर मोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में या बाहर ऊपर जाए चाहे नीचे आए, रैम स्टोरेज कुछ भी हो, कॉलकॉम तबाही मचा रहा है। जी जी, ये हम बार बार बात करते हैं। हाँ, $75 से स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट भी बल्कि इससे पहले से किया। 75 पे एक अच्छी वैल्यू कह रहे हैं 8 एलीट अब 30% हायर होगा प्रीडिसेसर से। भैंस की दुम, सॉरी टू से, बट $350 का था, 30% उसको हाई करें तो तकरीबन $500 के करीब पहुंचा देंगे, $470-480, यानी कि 1.5 लाख रुपए का, तकरीबन 1,40,000 रुपए का पाकिस्तानी हाई एंड प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर बनेगा सिर्फ आपके फ़ोन का। और फिर हम कहेंगे कि फ़ोन कंपनियां जो है ना ये बहुत पैसे कमा रही हैं, या दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के टैक्सेस की तो अभी से आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन पीछे 2 नंबरियां करें। नंबर 1 आपको याद है रैम और स्टोरेज का क्राइसिस। जी जी,
इसके पीछे अब बड़ी वो बड़ी रैम वाली भी कंपनियां जो है ना, जो 3 कंपनियां जिन्होंने हाँ, सारी मार्केट इस तरह ख़राब की है। हाँ हमारे जहन में मोनोपोलाइज होगा किया है। डेल महंगा हो गया, हमारे जहन में होगा सैमसंग महंगा हो जी। गया, और एंड पे पता लगेगा ये खैर वो किसी और का भी। और अब फोन्स में ये क्वालकॉम ने ये किया, और चाइनीज़ कंपनियों ने बहुत अच्छा किया कि मीडियाटेक को यूज़ करना शुरू किया। हाँ हाँ, और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज़ की कि मीडियाटेक की यूजेज ज़्यादा हो, कोई बात सैमसंग के नहीं, प्रोसेसर थोड़ी की ज़्यादा थोड़ी हो। स्पीड कम कर लें, लेकिन ये स्नैपड्रैगन का जो सीन है ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए कि भाई अब हमारी डिमांड है तो बस करते जाओ जो हरकत करनी। वही हर दफ़ा ये $100-150 प्राइस बढ़ा रहे हैं, तकरीबन इसी तरह चलता आ रहा है लगातार। 200 से $250 पे गए, उधर से $350 पे चले गए आप डायरेक्ट, उधर से फिर और ऊपर निकल जाएंगे। हो सकता है 2028 के जो फ़ोन्स आए हैं उसमें $700-800 के सिर्फ चिपसेट लगा हुआ है उसमें। अच्छा, अगर प्राइस कंपैरिजन करना है ना, इतने में आपको डेस्कटॉप प्रोसेसर इससे बहुत ज़्यादा जो पावरफुल होते हैं वो मिल सकते हैं इतने में तो। जी, ये उस प्राइस रेंज पे पहुंच गए एक मोबाइल की चिप के लिए। ठीक है, इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाती है ना बीच में, कि जब इतने लेवल प्रोडक्शन का है कि मिलियंस ऑफ डिवाइसेस पे वो लग रही है चिप, तो वो कितनी सस्ती पड़ रही होगी इनको। अगेन वही मार्जिन बढ़ाने का तरीका, और फिर मोनोपोली का फ़ायदा कि कंपटीशन में और कोई आ नहीं सकता। मीडियाटेक का मसला ही जी, चाइना वाला आ जाता है, उनको पसंद नहीं है यूएस में और बाकी मुल्कों में। फिर सैमसंग की इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है अभी, हाँ, वो इस वजह से उन्हें क्वालकॉम पे शिफ्ट होना चाहता है, वरना सैमसंग तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था क्वालकॉम को साइड पे करने की, लेकिन उनकी अभी तक चिप्स एक तो उस लेवल पे नहीं आ सकी, दूसरा कभी उन पे कोई ना कोई मसला चल ही रहा होता है। क्वालकॉम अच्छी चिप्स भी बनाते हैं लेकिन बुरी भी बनाते हैं। मैं यहाँ पे ऑनरेबल मेंशन नहीं, डिसऑनरेबल मेंशन करना चाहूँगा स्नैपड्रैगन 810 का। क्यों? उस एक चिप ने कोई 4 मोबाइल कंपनियां बर्बाद की, सोनी, एलजी, एचटीसी और मेरे ख्याल से एसोस। ये सारी कंपनियां, चौथी वैसे मुझे कंफर्म नहीं कौन सी थी, लेकिन ये सारी कंपनियां उस वक्त सैमसंग के करीब थी, एक लेवल पे थे सारा एंड्रॉयड इकोसिस्टम तकरीबन। और सैमसंग के पास क्योंकि अपने चिपसेट्स थे वो बच गए, और उनकी थोड़ी बारी भी लेट आती है चिप्स यूज़ करने की, तो उनको पता चल गया था तब तक। वन प्लस को पता चल गया था, लेकिन जो LG G4 था, जो सोनी का कौन सा फ़ोन था, Z4 था मेरे ख्याल से वो, और HTC का One, ये सारे की सारी डिवाइसेस जो थी वो ओवर हीटिंग की वजह से, जो उनकी हार्डवेयर ख़राब हो जाता था। ओवर हीटिंग तो एक मसला है ना, हार्डवेयर ख़राब हो जाता था, फ़ोन ही बंद हो जाता था, बिल्कुल ब्लैक डेड। बड़ी अजीब बात है। और इस एक डिवाइस ने, स्नैपड्रैगन 810 ने, सारा अक्रॉस द बोर्ड ये 3-4 कंपनियों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो रिकवर ही नहीं कर सकी। आज LG फ़ोन्स क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि वो उस टाइम से रिकवर नहीं कर सका जो लॉस उस टाइम पे हुए। ठीक वारंटी क्लेम्स और लॉसेस, और ज़ाहिर है जो लोगों के ज़बान पे आ जाता है कि इनकी तो डिवाइसेस ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद ना मैं थोड़ी सी और AI न्यूज़ पे आ रहा हूँ, और उनमें सबसे पहले एक बात यह है कि ओपन AI's रोग AI एजेंट हैक्ड मोर देन जस्ट हगिंग फेस। ये क्या सीन है भाई? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास अभी ख़बर आई थी ना कि हगिंग फेस का सीन हो गया था, जो सारा कि उसके GPT के AI ने सारा ये कर दिया था, लेकिन अब इसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि सिर्फ वो मॉडल नहीं कर रहा, इंस्टेड वन ऑफ द कस्टमर हैड पब्लिश इन इंटरनेट एक्सेसिबल एंड पॉइंट्स विदाउट ऑथेंटिकेशन। OpenAI's agent exploited vulnerable code running through the endpoint and gained access to sandbox hosted on models infrastructures. अब बेसिकली वो बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो OpenAI है ना एजेंट, वो फिर escape a restricted testing environment, compromise Hugging Face, also accessed accounts on other online services and infrastructure operated by the Model Labs customers. यानी कि न्यू डिटेल्स के मुताबिक नॉर्मली यानी वो while they are trying to reach to the Hugging Face, the company has not identified the affected service through routers confirmed that customer of a cloud infrastructure company Model Labs was among them. यानी कि एक और आसान अल्फाज में 4 अकाउंट 4 अलहदा जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनके हैक किए। हाँ, और उसके बाद हगिंग फेस तक पहुंचा। हाँ, इसमें मॉडल लैब्स भी शामिल है, जो कि एक और सर्विस प्रोवाइडर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देते हैं। हाँ, तो डायरेक्टली उनको हैक नहीं किया, उनके यूज़र अकाउंट से हैक किए। और हगिंग फेस ने
ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या हुआ था हैक के दौरान, क्या कुछ चेंज हुआ, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने GLM 5.2 यूज़ किया। उन्होंने ओपन एआई का मॉडल नहीं यूज़ किया, उन्होंने चाइनीज़ GLM 5.2 यूज़ किया फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, और फिर उन्हें पता चला कि क्या क्या हमारा नुकसान हुआ और क्या क्या कुछ एक्सपोज हुआ है। मॉडल लैब्स ने अलबत्ता डिनाई किया कि हमारा सिस्टम नहीं हैक हुआ था, यूज़र अकाउंट हैक हुआ होगा। और बाकी इसके अलावा 3 और सर्विसेज थी जो हैक हुई थी। तो ये बेकाबू जो इसका हम ओपन क्या कहें, ChatGPT बेकाबू मॉडल जो था, हाँ ये नहीं जो अनकरीब आने वाला भी है, हाँ। इसने इस तरह की तबाही फेरी। अच्छा, पता नहीं ये पब्लिसिटी स्टंट है या सचमुच में इतना, वैसे मुझे लगता तो है कि सचमुच में शायद हो इतना कैपेबल, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में अच्छे हो गए हैं बहुत, और कोडिंग में भी अच्छे हो गए हैं। हाँ, रीजनिंग में, या जिस तरह अभी सैम अल्टमैन ने बात की थी ना कि वो सिंगुलैरिटी अचीव कर ली, ये वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे, वो मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी भी आप यूज़ करें 5.6 सोल अल्ट्रा हाई पे, आपको यही लगेगा कि सैम ऑल्टमैन से याद आया कि इन्होंने साथ साथ ये भी किया है कि इन्होंने अपने मोस्ट पावरफुल जो 5.6 सोल प्रो था उसकी एक्सेस दी है 1 लाख यूज़र्स को, फ्री एक्सेस दी है, जिनके अंदर एकेडमिक रिसर्चर्स हैं और हैं। तो व्हाट साइंटिस्ट देंगे सॉरी देंगे, लेकिन साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, ये तो अपने मॉडल को ही नहीं ट्रेन कर रहे इस तरह के लोगों को देखे। हाँ, ट्रेन भी कर रहे हैं ना, और आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। ये सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं ना, अगर आप इनके पेजेस पे जाएं तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो दिए होते हैं ऑप्शंस आपको ये फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करने की। तो ChatGPT भी देता है, क्लॉड भी देता है। क्लॉड ने वो एकेडमी और वो इंटर्नशिप टाइप जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें वो $80,000 पे कर रहे थे वो, और कल मैं मॉडल की वेबसाइट चेक कर रहा था, वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे स्टार्टअप्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट देता है रिसर्चर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड रेट्स, या इवन फ्री भी देते हैं। तो इसकी एक वजह तो ये होती है कि इनको ट्रेनिंग में हेल्प मिलती है। दूसरा ये होता है कि आप जब किसी स्टार्टअप को या किसी रिसर्चर को या स्टूडेंट को देते हो ना, उससे फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि उस बंदे की एक हैबिट बन जाती है और वो आपका यूज़र बन जाता है। हाँ, जब वो अपनी रिसर्च वगैरह कंप्लीट भी कर लेता है ना, फिर उसको आदत हो चुकी होती है उसी मॉडल को यूज़ करने की, और वो पक्का यूज़र, पेइंग यूज़र बनता है। ये एक स्ट्रेटजी है जो माइक्रोसॉफ्ट सालों से एम्प्लॉय कर रहा है, और बाकी भी इसी वजह से ये कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके साथ साथ एक थोड़ी सी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड खबरें हैं। एक तो ये है कि फिजिकल गेम शुड नॉट हैव स्टॉप ड्यूरिंग आउटेज ऑफ एक्सबॉक्स। वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल गेम्स हैं उनको साइन इन की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, वो तो नहीं होना चाहिए। कम से कम फिजिकल गेम्स जो इनके पास होती हैं एक्सबॉक्स की, उनको ये नहीं होना चाहिए कि उनको भी इंटरनेट की ज़रूरत है अगर कोई आउटेज का मसला हो जी। ये बात कह रहे हैं खुद ही से, माइक्रोसॉफ्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये चीज़ें असूलन तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, और अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्यों हुआ है, और इसको प्रॉब्ली रिजॉल्व करेंगे कि आइंदा अगर ऑनलाइन की आउटेज होती भी है तो जिनके पास डिस्क है उनका कोई मसला ना हो। अच्छा, एक वैसे तो डिस्क वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, और फिर हम लोग यही देखा करेंगे हर आए दिन, जब ऑनलाइन हो जाएगा ना सारा कुछ, सब कुछ डिजिटल होगा, जी आप तो चला नहीं सकते, हमारा सर्वर डाउन है। अच्छा, और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने, चलो ये तो बात की, माइक्रोसॉफ्ट का एक और मज़े का सीन बन रहा है कि उन्होंने 3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनको आई है बेसिकली एंथ्रोपिक में। बेसिकली ओपन एआई राइवल है ना ये, तो अब उसको इतनी इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट को 3.2 बिलियन का मुनाफा हुआ है एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट करके। अच्छा जी, इन्होंने, आई थॉट इनको और इन्वेस्टमेंट मिल गई है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में एंथ्रोपिक ने नहीं किया वो। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में तो किया हुआ है ना, सबको पता है, $19 बिलियन किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट को ओपन एआई से तकरीबन जितना पूरे साल में पैसे मिले हैं ना, उतने एंथ्रोपिक से एक क्वार्टर में मिल गए इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। उसकी एक वजह यही है जो एंथ्रोपिक इसकी तरफ जा रहा है, जो अभी उन्होंने रिसेंटली किया था ना, रिसेंट इनका फंडिंग राउंड था, उसमें उनकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी। तो टाइमली इन्वेस्टमेंट का उनको फ़ायदा हो गया काफ़ी। और मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट अगर ओपन एआई भी पब्लिक होता है या मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट राउंड होता है उसका, तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट को बहुत मेजर फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये ओपन एआई से डायरेक्ट रिटर्न्स की बात हो रही है, और एंथ्रोपिक से हो रही है जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो अच्छा, पब्लिक होने जा रहा है। सही। और अच्छा, और वैसे भी उनका रेवेन्यू बेहतर है कंपेयर टू इनके। हाँ। और अभी आगे कंपटीशन आता जा रहा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ अब कीमी के 3 और कीमी के 4 पे। जो कीमी के 4 तो खैर अभी बाद में आएगा, लेकिन कीमी के 3 के जितने वो अच्छे होते जा रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब दिल कर रहा है कि यार अब उस पर भी आया जाए और सारी चीज़ें की जाएँ।
जहाँ तक पहले मैं नहीं इतना हो रहा होता था कि अच्छा चलो यार जो यूज़ कर रहे हैं। खैर साथ साथ इसके एक और न्यूज़ ये है कि गूगल का लेटेस्ट AI मेक मोर रियलिस्टिक सॉन्ग सिंगिंग वॉइसेस। आपको याद होगा वो सुनो की और इधर उधर की हम AI यूज़ कर रहे होते थे ना, जी जी, फॉर डिफरेंट साउंड्स और ये और वो म्यूज़िक। अब इनका है ये कोई, जेमिनी में है ना, जो हाँ काफ़ी सारे लोग यूज़ हाँ, करते भी हैं। इसका नाम लीरा 3.5 है, लीरिया 3.5। लीरिया 3.5। तो इसके थ्रू जो है ना वो बता रहे हैं कि बड़े जो क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेलोडीज़ और ये वो, और इसके अंदर भी आप उसी तरह का अच्छा कर सकते हैं। ये उसी स्टूडियो में नहीं होगा गूगल फ्लो के जो स्टूडियो है? उसमें भी हो सकता है, इसका लीरिया का अलग भी प्लेटफॉर्म अच्छा, मौजूद है, उसमें भी आप कर सकते हैं। सॉन्ग्स के लिए एक अलग बनाया हुआ उन्होंने, और आप जेमिनी में भी यूज़ कर सकते हैं लीरिया 3.5। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, यूँ तो जहाँ जहाँ इसकी सब्सक्रिप्शन होगी वहाँ वहाँ इसके भी मेरे ख्याल है वो दिए हुए होंगे टोकन्स और सारी चीज़ें। जी जी, वो लिमिट तो ज़्यादा डिफरेंट होती है जो हर भी हर आपका जगह, अकाउंट होता है हाँ। तो कंजम्पशन के हिसाब से। तो मॉडल लीरिया 3 प्रो, लीरिया 3 क्लिप पहले से मौजूद थे, अब 3.5 आ गया। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके बाद ना मैं चाह रहा था कि चलो हमने ये थोड़े से AI पे बातें कर ली, एंड पे मैं चाहता थोड़े से गैजेट डिस्कस कर लेते हैं। एक व्हाट्सएप की रहेगी थी। हाँ व्हाट्सएप की बताएं, मुझे नहीं पता उसकी व्हाट्सएप। जी, व्हाट्सएप ने अपनी जो वेब ऐप है उसमें डेडिकेटेड कॉल्स टैब डाल दिया है, कॉल हिस्ट्री ओए वगैरह डाल दी व्हाट्सएप है। अपग्रेड हुई है, व्हाट्सएप डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप नहीं, वेब, वेब की बात वेब कर रहा सॉरी हूँ। वेब में भी वो व्हाट्सएप, फीचर्स आ गए हैं जो ऐप में आपको नज़र आ रहे यानी थे। कॉल कर सकते हो आप कॉल्स आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फ़ोन से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से वेब, किसी पे भी। नाइस नाइस। एक कॉल से दूसरे, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। और कॉल लिंक्स हैं जो प्रॉपरली अभी तक काम नहीं करते। मैंने रिसेंटली ट्राई किया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें एक बंदे को मैं सिर्फ बीच में ऐड कर सकता था कॉल में, और एक से ज़्यादा को ऐड नहीं कर सकता था। और एक सेटिंग उन्होंने डाली है, अप्रूवल टू जॉइन, तो जब एडमिन अप्रूव करेगा तब कोई ज्वाइन कर सकता है। ठीक वो भी है। अगर आप भेज सकें, क्योंकि फ़िलहाल तो उनमें कोई बग था और एक से ज़्यादा को आप भेज नहीं सकते थे। और इसके अलावा जो एक और ख़बर थी उस पे अगर आपने बात करनी है तो वी कैन टॉक ऑन दैट एज वेल। अगर उसमें है कि न्यू रिपोर्ट रिवील्स जस्ट हाउ रिस्की AI कोडिंग स्टिल इज़। जी, यानी कि AI कोडिंग के बारे में एक रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू वेरा कोड्स 2026 Gen AI कोड सिक्योरिटी रिपोर्ट दैट मोर देन 100 AI मॉडल्स across 4 testing rounds, the average security pass rate reached just 56% barely, जी, higher than 55% recorded last year. So safer तो नहीं है, इस पे तो बात हम 10,000 दफ़ा कर चुके हैं। अभी तक ये जो मॉडल्स हैं ना, इनका फोकस जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, उन पे फोकस होता है। यूज़र बताता है ये मुझे ऐसी 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 चीज़ चाहिए, वाइब कोड हो जाता है। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता, तो वो उसका भी टारगेट नहीं होता, और उनको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं जाती कि हार्नेसेस के अंदर वो पहले से इंस्ट्रक्शन के सिक्योरिटी पे भी साथ साथ फोकस करना है। और अगर आप सिक्योरिटी का मेंशन करते हो तो वो बिल्कुल ओवर द बोर्ड चला जाता है। आप कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हो, अगर आप मतलब इस तरह की कोई कमांड देते हो या इस तरह की कोई चीज़ पूछते हो उससे, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा, और इस लेवल की आपको सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन देना शुरू कर देगा जो इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं, जिसमें वो जो आपका मेन प्रोडक्ट का आइडिया होता है ना, वो ही यूजेबल नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम्स हैं अभी तक। और अच्छा, इसमें ये लोग बता रहे थे, सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी लेकिन एक प्रॉब्लम्स। बात बताओ, अब उन्होंने बताया कि ठीक है AI के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेकिन अभी भी इनमें अगर कंपेयर देखा जाए तो GPT 5.5 जो है वो लीड कर रहा है। जी, लेकिन ये टेस्ट पुराने मॉडल्स पे हुआ है ना, अच्छा, इस वजह से इसमें मीमो 2.5 है, इवन वेस्टर्न मॉडल से हाँ बेहतर साबित हुआ है। हाँ किमी के 2.6 भी बेहतर साबित हुआ है कंपेयर टू वेस्टर्न मॉडल्स। और तकरीबन 1/3 अपने जो टेस्ट हैं वो फेल कर रहा है GPT 5.5। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हाउ सेफ दे आर। और मुझे लगता है ये तो रिकरिंग न्यूज़ होगी। नंबर 1 एक तो शॉर्टेज की बातें, न दूसरी बात AI की अपग्रेड्स की बातें, तीसरी बात कि वो कितने रिस्की हैं। जी, ये बातें हम हमेशा ही करते रहेंगे। अभी कुछ मुझे तो लग रहा है जब जब अपडेट्स आती रहेंगी। खैर, कुछ मैं गैजेट्स पे आना चाह रहा हूँ, आ जाऊँ? एक शॉर्ट न्यूज़ रह हाँ गई है, हाँ। अभी भी आसिल ने भेजी है कि एक टोकन सेवर ओपन सोर्स क्लाउड डेस्कटॉप एक्सटेंशन आई है, ठीक है। जो तकरीबन 99% टोकन यूजेज रिड्यूस कर देती है अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी टास्क कर रहे हो तो। ठीक है, तो दिस इज़ टोकन गुड। यूजेज के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल आपने मीम्स वगैरह देखी होंगी कि लोग मीम्स बना रहे हैं कि मैंने आके क्लाउड पे 2 लफ्ज़ टाइप किए, फिर ख़त्म। लिमिट ख़त्म हो गई, अब वो 2028 में रिन्यू होगी।
बिल्कुल। तो ये इस तरह के कुछ चल रहा है आजकल। हाँ, हफ्ते की लिमिट आपको पता है, पहले 5 आवर लिमिट होती थी ना, और फिर हफ्ते की लिमिट होती थी। 5 आवर लिमिट जो थी वो तकरीबन 1-1.5 घंटे में ख़त्म होती थी। अब आजकल जिस तरह चैट जीपीटी है उसने 5 आवर लिमिट ख़त्म कर दी है, वो 1 घंटे की लिमिट आप 5 घंटे के से पहले ख़त्म कर सकते हो एक टास्क में। इतना महंगा हो चुका है। ओए होए होए। अच्छा, इसके साथ साथ एक गैजेट्स पे आ जाएं थोड़े से, हाँ, अब इफ़ यू वांट टू डिस्कस, क्योंकि अभी 2 ही हैं आई थिंक, दोनों ऑनर के हैं जी, या शायद एक है ऑनर का। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे हो रहा था कि हम ऑनर के डिवाइसेस आए हैं उस पे ज़रूर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। चलो गैजेट्स में एक ऑनर X6e है और एक ऑनर X7e है। जी। Honor 6e brings massive 7500 of mAh battery, headphone jack for $170 in Malaysia। अच्छा, ये लॉन्च हुआ है मलेशिया में X6e। और जहाँ तक इसकी थोड़ी सी स्पेक्स है वो मैं बता देता हूँ। MediaTek Helio G81 Ultra लगा हुआ है और Mali G52, Android 16 और साथ साथ 6.61 की TFT LCD 720x1604 पिक्सल की, 4GB इसकी रैम है, 128GB वो है और 7500 mAh बैटरी, 45 वाट वायरलेस चार्जिंग है और $170 का। तो डिसेंट फ़ोन, हाँ, डिसेंट फ़ोन है। और आई थिंक इसमें कैमरा जो है वही मेन 50 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बहुत ही बेसिक है लेकिन फिर भी चलो एक वो है। और इसमें पाकिस्तान में शायद लॉन्च होगा क्योंकि इससे पहले वाले मॉडल्स लॉन्च हुए हैं में। और तो इसकी प्राइस $170 है, और यानी कि बनती है तकरीबन 170, तकरीबन 47,000 बनती है। अच्छा, इसके साथ 7e है। 7e में यानी इसमें 7500 mAh है तो 7e में 8100 mAh बैटरी है। नंबर 1 तो एक ये चीज़ है। और दूसरी बात उन्होंने ऐड की है कि 7e प्लस जो इन्होंने निकाला है उसमें ये क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4450 यानी स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 जी, वो रख रहे हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने प्रोसेसर दूसरा रखा है और साथ साथ बाकी 6.8 इंच की TFT LCD 120 हर्ट्ज बहुत बड़ी है। हाँ, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है भाई। आई डोंट नो कैसे बट दे रहे हैं। 6GB और 8GB के वेरिएंट्स है, 128 और 256 स्टोरेज पे, और 50 मेगापिक्सल का मेन कैम है और 5 मेगापिक्सल 5G है। ओ भैंस की तुम, ठीक है। इसलिए $245 भाईजान, $245 ऑफ 5G फ़ोन। और साथ साथ मैं ये कह रहा था कि जो दूसरा फ़ोन इन्होंने 170 का निकाला है, आई वाज चेकिंग कि क्या वो 5G है? 43 के नहीं, वो 5G नहीं है। ऑनर X6D जो था इसका प्रेडेसेसर, वो 44,000 का पाकिस्तान में मिल रहा था। हाँ, तो X6E जो है वो आप एक्सपेक्ट करें, अभी डॉलर में इसकी प्राइस बन रही थी ना तकरीबन 47,000, तो पाकिस्तान में 55,000 तक एक्सपेक्ट करें। तो ये वो वाला फ़ोन है जो अभी बेसिक है 4G है, अब 5G वाले पे आ जाते हैं $250 जी, यानी $245। तो वो अराउंड हो जाएगा आपका। तो ये आई थिंक सो कि ये 5G फ़ोन होगा और ये भी आई थिंक अराउंड तकरीबन 70,000 के अराउंड बनेगा। हाँ, $240 का है ना। तो ये बना 67,000 रुपीज़ बने जो UAE की प्राइस है। तो पाकिस्तान में अगर मिलता है आपको 5G फ़ोन 8100 mAh बैटरी के साथ, मेरे ख्याल से इसकी प्राइस होगी अराउंड 80। इतने में आना चाहिए। 80 में 5G फ़ोन होगा मेनली इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक 5G फ़ोन्स जो भी मिल रहे हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही मिल रहे हैं, 70 से ऊपर ही मिल रहे हैं। एक हम इस पे कोई लिस्ट भी करते हैं कि 5G फ़ोन्स कौन से चीपेस्ट अवेलेबल हैं। चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर अगले में बातें करते हैं। बाकी AI पे भी कर लिए, गैजेट भी कर लिए, सो इट्स अ रैप।